हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मेंडलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। मेंडल के बारे में, जिन्हें जाना जाता है एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इज दैट क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो जब हम बात करते हैं बेटा जेनेटिक्स के बारे में, ओके, तो वहां पर एक नाम हमेशा आता है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल का, ओके, और उन्हें जाना जाता है किस नाम से? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। ओके, जो मेंडल हैं उन्होंने वर्क किया बेटा पी के ऊपर, गार्डन पी। गार्डन पी के ऊपर, जिसका हमारा बॉटनिकल नेम है पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम। ओके, तो गार्डन पी के ऊपर उन्होंने अपना वर्क किया। ओके, तो मेंडल ने जो ये वर्क किया फॉर 7 इयर्स, लगातार 7 सालों तक, 1856 से लेकर 1863 तक। इनिशियली उन्होंने 32 कैरेक्टर्स के बारे में काम करना चाहा, लेकिन फाइनली he selected 7 कैरेक्टर्स। उन्होंने फाइनली 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात करी। इस टेबल में मैंने कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। जो कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए, गार्डन पी के, स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। ओके, तो जो मेंडल हैं बेटा, उन्होंने वर्क किया और उन्होंने देखा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। ओके, उन्होंने ऑब्जर्व किया फैक्टर्स जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। किसकी हेल्प से हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। ओके, उन्होंने जो वर्क किया वो वर्क किया प्योर लाइंस के साथ। प्योर लाइंस, या हम इनको कह देते हैं ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग। ओके, यानी कि ऐसे प्लांट्स which produces offsprings, similar to them, जो बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते थे। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसके बाद आता है बेटा अपना जो वर्क था मेंडल ने जो अपना वर्क पब्लिश किया, वो किया, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, POBNSS, यानी कि प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेशनल साइंस सोसाइटी। वहां पे उन्होंने अपना जो वर्क था वो पब्लिश किया। इज दैट क्लियर? ओके, मेंडल ने वर्क किया, लेकिन फिर भी उनका जो वर्क था उसको पहचान नहीं मिल पाई। ओके, रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मेंडल। मेंडल के फेलियर के क्या कारण थे? पहला,
उन्होंने अपना वर्क इसमें पब्लिश किया, जो कि क्या था, एक लोकल लिटरेचर, कांट बी स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। ओके, सेकंड, मेंडल के जो वर्क था दैट वाज एप्लीकेबल फॉर ओनली प्योर ब्रीडिंग, एप्लीकेबल फॉर प्योर ब्रीडिंग, फॉर प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में जो उनका वर्क था वो सक्सेस नहीं हो पाया। थर्ड, मेंडल का जो नेचर था दैट वाज नॉट सो एग्रेसिव। ओके, मेंडल्स नेचर was not aggressive regarding his work, okay, साथ के साथ उस समय 1859 में जो पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड था दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डार्विन्स वर्क इन्फ्लुएंस ऑल बायोलॉजिस्ट। जो डार्विन का वर्क था उसने इन्फ्लुएंस किया हुआ था जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन सभी को। ओके, साथ के साथ जो मेंडल का वर्क था वहां पर मैथमेटिकल मेथड वो इन्वॉल्व थे जो उस समय के साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट की समझ से थोड़ा अलग था। इज दैट क्लियर? तो ये रीजन थे बेटा मेंडल के फेल होने के। और फाइनली इन 1888 मेंडल डाइड विदाउट एनी रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। इन 1884 मेंडल डाइड विदाउट एनी रिकॉग्निशन। उसे किसी तरह की कोई पहचान नहीं मिल पाई और वो 1884 में डाई हो गया। ओके, फिर दोबारा से रीडिस्कवर किया गया, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। ओके, इन 1901 के अराउंड 3 साइंटिस्ट थे बेटा, आप ऐसे याद रख लेंगे, HCGTA, यानी कि ह्यूजो डी वेरीज ऑफ हॉलैंड, कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड शीमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। उन्होंने पता लगाया कि हाँ, जो मेंडल ने अपने पेपर लिखे थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किया और ये कहा कि हाँ, जो मेंडल ने कहा था वो सारी चीजें सही हैं। ओके, तो यहां पे अब हम बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, मेंडल के लॉज के बारे में भी बात करेंगे हम। ओके, तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने सिलेक्ट किया बेटा गार्डन पी को, गार्डन पी। ओके, जिसमें 2n = 14, यानी कि डिप्लॉयड कंटेंट कितना है, 14 है, और हैप्लॉयड कंटेंट कितना हो जाएगा, 7। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई ही चूज गार्डन पी। तो उसने गार्डन पी को क्यों चूज किया, व्हाई ही चूज गार्डन पी, गार्डन पी को उसने क्यों सिलेक्ट किया। ओके, तो मेन कैरेक्टर क्या था जो गार्डन पी का, कैन बी इजली ऑब्जर्व्ड, कल्टिवेटेड, नो एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड। ओके, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, साथ के साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है।
फिर जो गार्डन पी है उसका स्मॉल लाइफ स्पैन, एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट। ओके, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स कैन बी इजली डिटेक्टेड, जो कैरेक्टर्स हैं उनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से जो गार्डन पी है बेटा उसको सिलेक्ट किया गया। ओके, फिर आते हैं बेटा जो मेंडल के लॉज हैं। मेंडल ने 3 लॉज के बारे में बताया मेनली, लॉज ऑफ मेंडल, या हम इनको कहते थे मेंडेलियन लॉज। तो जो फर्स्ट है बेटा वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हमारा आता है किसमें? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। जैसे यहां पे शो किया कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके, तो जो जीन्स हैं उनको हम लिखते हैं कैसे? वो होमोजाइगस, होमोजाइगस यानी कि जब दोनों सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। सेकंड है बेटा हमारा हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस जिसे हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता है बेटा? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, यानी कि जो कैपिटल टी है विल एक्सप्रेस, कैपिटल टी विल एक्सप्रेस एंड शो इट्स फिनोटाइप। क्या शो करेगा? अपना फिनोटाइप शो करेगा। जबकि जो स्मॉल टी है विल नॉट एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो कैपिटल टी कैसा हो गया बेटा? डोमिनेंट। कैपिटल टी कैसा हो गया? डोमिनेंट। और स्मॉल टी कैसा हो गया बेटा? रिसेसिव। स्मॉल टी कैसा हो गया? रिसेसिव हो गया। इज दैट क्लियर? तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो क्या किया बेटा? हमने 2 प्लांट्स को क्रॉस कराया। एक प्लांट कैसा था? टॉल, उसको क्रॉस कराया किसके साथ? ड्वार्फ के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? फिनोटाइप है। क्या बेटा? ये फिनोटाइप किसका? पेरेंट्स का। ठीक है, जीनोटाइप क्या हो जाएगा? यहां पे कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी, ये क्या हो गया बेटा? जीनोटाइप हो गया। ओके, अब जब गैमेट्स बनेंगे तो यहां से क्या आएगा? कैपिटल टी, यहां से क्या आएगा? स्मॉल टी। क्या बन गए ये? गैमेट्स। इन दोनों को फ्यूज कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि कंडीशन कैसी आ गई? हेट्रोजाइगस कंडीशन। कौन सी आई है? F1 जनरेशन। तो ये सभी कैसे थे? ऑल टॉल। ये सभी कैसे थे बेटा? टॉल थे। इज दैट क्लियर? तो जीनोटाइप आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका फिनोटाइप क्या था कि ये सभी कैसे थे? टॉल थे। ओके, अब हम क्या करेंगे? F1 जनरेशन इज सेल्फ क्रॉस्ड। इनको सेल्फ क्रॉस कराया गया। ओके, तो यहां पे हम पनेट स्क्वायर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम यहां पे ये क्रॉस करेंगे। यहां पे हमने ये साइन बनाया मेल का, यहां ये साइन बनाया फीमेल का। तो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे गैमेट्स बन लिखे हमने, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनको यहां से क्रॉस कराया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो हमारे पास जीनोटाइप क्या आया बेटा? कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हैं यहां पे? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? 2। और स्मॉल टी कितने हैं? 1। तो ये तो आ गया जीनोटिपिक रेशो, जीनोटाइप रेशो। अब यहीं पे फिनोटाइप क्या आएगा बेटा?
फिनोटाइप का रेशो क्या आएगा, मैंने अभी बताया, ये दिखने में कैसा होगा, टॉल, ये दिखने में कैसा होगा, टॉल, ये कैसे होंगे, ये होंगे ड्वार्फ, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशो क्या है, टॉल इज टू ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं यहाँ पे 3 हैं और ड्वार्फ कितने हैं 1। इज दैट क्लियर। तो ये है बेटा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इज दैट क्लियर। इससे हमारा प्रूव होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो डोमिनेंट है वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। इज दैट क्लियर। ओके। फिर जो सेकंड आता है बेटा हमारा, जो सेकंड लॉ है ये भी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का ही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेकंड है बेटा दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, इसे लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेपरेशन। लॉ ऑफ सेपरेशन क्या कहता है बेटा कि जो जीन्स हैं या फैक्टर्स हैं, कैपिटल टी हैं, किसके अंदर है ये, पेरेंट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे। ओके। और दोबारा जब फ्यूजन होगा गैमेट्स का तो ये नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आकर ये जो कैरेक्टर्स, ये जो हमारे जीन्स हैं, ये दोनों दोबारा क्या हो जाएंगे, बाइंड अप हो जाएंगे, जैसे मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में शो किया था। ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, अब हम इनको जीन्स कहते हैं। ओके। तो ऐसे कैपिटल टी गैमेट में क्या आया, अगले गैमेट में सिर्फ टी आया, यहां से क्या आया, स्मॉल टी आया। ओके। तो ये क्या हो गए, ये दोनों सेपरेट हो गए। ओके। और जब ये नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे, फ्यूजन होगा, तो उसके बाद ये क्या कर जाएंगे, दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे। सो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है बेटा, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो क्या कहता है, जो जीन्स हैं, जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड दे रीयूनाइट्स व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर। इज दैट क्लियर। ओके। फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जिसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसे हम साथ के साथ डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहेंगे। थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, या इसको हम कह देते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस किसमें है ये बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो ये क्या कहता है बेटा कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब दो जीन्स प्रेजेंट हैं, दे विल नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ओके। और वो एक्सप्रेस करेंगे अलग अलग। इज दैट क्लियर। तो हम यहां पे क्या करते हैं, कंसिडर टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। यहां पे दो कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं। इज दैट क्लियर। ओके। आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने एक प्लांट लिया जिसके सीड कैसे हैं, राउंड, सीड का शेप कैसा है, राउंड है, और उसका कलर कैसा है, येलो। ठीक है। फर्स्ट पे ये पेरेंट हो गए हमारे, कैसा है, राउंड और येलो। इसको हमने क्रॉस कराया किसके साथ, रिंकल्ड और ग्रीन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के साथ। तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा बेटा, यहां से जीनोटाइप क्या है, यहां से कैपिटल आर, यहां से येलो के लिए कैपिटल वाई। ओके। और यहां पे क्या होंगे बेटा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इज दैट क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, गैमेट्स। और जब गैमेट्स बने तो यहां से इन दोनों में से एक आर इधर आया, इन दोनों में से एक वाई इधर आया। ध्यान देंगे आप, यहां पे आर नहीं लिख सकते एक साथ, जीन्स को क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। यहां से क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, और यहां से स्मॉल वाई, दोनों को फ्यूज कराया, F1 जनरेशन बनी। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल आर के साथ क्या आएगा, यहां पे स्मॉल आर आएगा।
आप यहाँ पे वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि कलर शेप के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, आर जीन रिस्पॉन्सिबल है, ओके, और कलर के लिए वाई जीन। इज दैट क्लियर? यहां से फिर क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये सब दिखने में कैसे होंगे बताइए? कैपिटल आर है तो कैसा होगा, राउंड। कैपिटल वाई है तो ये डोमिनेंट हुआ तो ये कैसा होगा, येलो। तो यानी कि ये सब कैसे होंगे बेटा, राउंड और येलो होंगे। अब हमें सेकंड जनरेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन इज सेल्फ पॉलिनेटेड, या हम लिख देते हैं सेल्फ क्रॉस्ड, ओके। तो इससे जो गैमेट्स बनेंगे बेटा, यहां से 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या बने बेटा, गैमेट्स बने। अब हमें इन्हीं को क्या कराना है, फ्यूज कराना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक बॉक्स बनेगा आपका, जिसमें आप 20 बॉक्सेस बनाओगे। 1 2 3 और 4, इस तरीके से, ओके। अब यहां पे हमने वही सेपरेट कर लिया, वही मेल और फीमेल। तो ये किसके लिए है, F2 जनरेशन के लिए। किसके लिए है बेटा, ये F2 जनरेशन के लिए। गैमेट्स को लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे दूसरे गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमने इनको क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, सिंपल। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। देन इधर इस तरीके से हम लिखेंगे इन सभी को, ओके। ध्यान देंगे बेटा, जो कैपिटल है वो पहले लिखा जाएगा, ओके। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से हम इन सभी को लिख लेंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमारे पास टोटल 16 करेक्ट ये हमारे आ जाएंगे, ओके। अब हमने क्या किया, हम यहां पे निकालेंगे फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। अब राउंड और येलो कितने हैं इसमें, राउंड और ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड और येलो कितने हैं, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, ओके। तो सिंपल, राउंड कौन सा होगा, जहां पर अगर एक सिंगल आर भी लिखा हुआ है वो क्या हो जाएंगे, हमारे राउंड हो जाएंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हालांकि 14 हैं जो राउंड हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है येलो, यानी कि जहां पर मिनिमम एक आर हो और एक मिनिमम कैपिटल वाई हो। तो 1 2 3 4 5 ये नहीं हो सकता, 6 7 8 एंड 9। तो 9 ऐसे हैं जो कैसे आएंगे हमारे, राउंड और येलो। राउंड और ग्रीन मतलब यानी कि मिनिमम एक आर होना चाहिए कैपिटल आर, और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, ओके। क्योंकि जो दो ग्रीन है हमारा उसके लिए दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए ना, ओके। तो 2 स्मॉल वाई इधर है, एक हो गया, एक, उसके बाद 2, ठीक है, और एक ही हो गया 3। अब आता है रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो का मतलब बेटा दोनों
रिंकल्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर, तो दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, दोनों स्मॉल आर ये हैं, दोनों स्मॉल आर ये हैं, दोनों स्मॉल आर ये हैं, यहाँ पे दोनों कैपिटल वाई हैं, तो ये कैसा होगा दिखने में, येलो, एक कैपिटल वाई है तो येलो, एक कैपिटल वाई है तो येलो। 3:2 रिंकल्ड और ग्रीन के लिए क्या है, यहाँ पे शो किया हुआ है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो ये हो गया हमारा 1। तो फाइनली हमारा क्या आया बेटा फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था बेटा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।